तो पहले एपिसोड की कहानी शुरू होती है बानी नाम की एक लड़की से जो कि शायद डिप्रेशन में है और डॉक्टर पृथ्वी उसे ट्रीट कर रहे थे। अब एक दिन बानी डॉक्टर पृथ्वी के साथ बीच पर जा रही होती है जहाँ पर वो उसे डार्कनेस के बारे में बता रहे थे कि वो उससे भाग रही है, पेन से भाग रही है और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको खुद को सरेंडर करना होगा। खैर अब डॉक्टर उसे पानी में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो सडनली इविल होकर उससे ये कहते हैं कि बानी खुद को अंधेरे को सौंप दे और अगले ही पल हम देखते हैं कि बानी खुद को पानी में डूबती हुई पाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दिन नहीं था बल्कि रात हो रही थी। खैर अब वो खुद को संभाल कर पानी से बाहर आती है जिसे थोड़ी ही दूर पर एक काला साया दिखता है जिससे बचकर वो भागकर अपने होटल में आ गई थी। और तभी हम अचानक से एक तरह के अंधेरे को उसका पीछा करते देखते हैं, मतलब कि ये अंधेरा धीरे धीरे उसको खाने वाला था और अंधेरा धीरे धीरे उसके पास होता जा रहा था। वो रूम के अंदर आती है, खुद को संभालती है और डॉक्टर पृथ्वी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन ऑफ था तो दोनों की बात नहीं हो पाती। खैर अब बानी खुद को थोड़ा सा शांत करती है कि तभी उसके पिता का कॉल उसके पास आता है और यहाँ पर हम ये गौर कर पाते हैं कि बानी के पिता उससे ठीक से बात कर रहे थे, लेकिन बानी को ऐसा सुनाई देता है कि वो उसे कर्ज कर रहे हैं कि वो जॉब नहीं करती बल्कि एक प्रोस्टिट्यूट है और उसने जॉब के बारे में झूठ बोला। और शायद इसी चीज का डिप्रेशन बानी को था, उसे इस चीज का काफी गिल्ट था कि उसने अपने परिवार से झूठ कहा, तो वो काफी परेशान हो जाती है, टूट सी जाती है। और तभी हम उसके कमरे में अंधेरे को आता देखते हैं। वो धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है और धीरे धीरे बानी के पास आ जाता है। अब बानी यहाँ पर बहुत तेज चीखने लगती है, लेकिन अब तक अंधेरा उसको पूरी तरह खा जाता है, निगल जाता है। और यहाँ पर मैंने खाना शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बकायदा जैसे कि लास्ट बाइट होती है बिल्कुल वैसी ही एक क्रीपी सी आवाज हम सुन पाते हैं। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 1 महीने आगे जाता है। खैर अब तभी हमको एक ऑफिसर कल्पना कदम को दिखाया जाता है जो कि अपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती है कि उसने एक केस अभी खत्म किया है। उसका सीनियर ऑफिसर उसे नायक से मिलाता है जो कि बानी का ही मिसिंग केस हैंडल कर रहा था और इसमें उसने अपनी रिपोर्ट बना दी थी कि वो मेंटली इल थी, एक एस्कॉर्ट भी थी तो वो खुद से भाग गई होगी और केस क्लोज करने के लिए एक फीमेल ऑफिसर के साइन जरूरी थे, तो कल्पना इस पर साइन कर दे जिस पर वो मान जाती है। खैर इसी बीच हम जय नाम के एक MBBS स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर अजीज के पास थेरेपी लेने आया था। जय के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कुछ समय पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका बड़ा भाई काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था और उसी रात से जय को कुछ भयानक नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब फिलहाल वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि वो कैसे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये होती है कि जय के बड़े भाई का नाम भी पृथ्वी है। जी हाँ, वही पृथ्वी जिसको हमने शुरुआत में देखा, यानी कि डॉक्टर पृथ्वी। अब यहाँ इस कहानी के अंदर हमको एक डॉट मिल चुका है जो कि आपस में जुड़ा हुआ था और ऐसे ही काफी सारे डॉट्स को हमें जोड़कर इस सीरीज को समझना पड़ेगा। खैर अब जय डॉक्टर अजीज से बात करता है तो वो ये कहते हैं कि शायद ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, लेकिन जय ऐसा नहीं मानता था। खैर अब यहाँ पर हम जय के नाइटमेयर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो उसके नाइटमेयर्स के अंदर एक लड़की है जो कि एक खिड़की के पास खड़ी हुई है जो कि काफी परेशान सी है, सताई हुई है और अचानक से ही जिंदा अंधेरा उस लड़की को अपने साथ खींचकर विंडो के नीचे फेंक देता है। एंड शॉकिंगली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बानी ही थी। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा दूसरा डॉट भी कनेक्ट हो गया था। अब जय घर आता है जहाँ पर वो अपनी सिंगल मदर के साथ रहता है और हादसे के बाद से ही ये फैमिली पूरी तरह टूट चुकी है, कोप अप नहीं कर पा रही है। खैर अभी जय जब भी उस कार को देखता है तो उसे उस एक्सीडेंट की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है जिससे कि वो काफी परेशान रहा करता। सिंपल सी बात है कि अपने भाई के एक्सीडेंट के बाद में वो काफी ज्यादा परेशान सा रहने लगा था। खैर अब दूसरी ओर हमें कल्पना को दिखाया जाता है जो कि इस केस को क्लोज करने के लिए, साइन करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए बानी के पिता से बात करती है। और अब तभी बानी के पिता जो होते हैं वो कल्पना से बानी को ढूंढने की विनती करने लगते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हाँ वो कोई काम करती थी और हाँ उसको मेंटल डिसऑर्डर भी था, लेकिन वो भाग नहीं सकती। और जब आखिरी बार उन्होंने बात करी थी, जैसा कि हमने भी स्टार्टिंग में देखा था, तो वो आखिरी बार चिल्ला रही थी, जिसको सुनकर कल्पना केस फाइल को चेक करती है तो वहाँ पर चिल्लाने का जिक्र तक नहीं हुआ था, यानी कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ थी। खैर अब उसका भी मन बदल जाता है और बानी के पिता पर तरस खाकर वो ये केस ले लेती है। उनसे वादा करती है कि वो पता करके रहेगी कि बानी के साथ हुआ क्या। खैर अब कल्पना जो होती है वो होटल के रूम नंबर 408 में जाती है जहाँ पर बानी स्टे कर रही थी। वो वहाँ पर चेक करती है और साथ ही साथ होटल की CCTV रिकॉर्डिंग मंगवाती है, लेकिन मैनेजर ये कहता है कि उस रात सर्वर रूम के अंदर आग लग गई थी तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं। कल्पना को ये चीज काफी वियर्ड लगती है। साथ ही साथ वो कॉरिडोर की एक विंडो को देखती है तो उसका भी ग्लास हाल ही में ही रिपेयर हुआ था, यानी कि रिसेंटली ठीक करा गया, तो उसको ये बात और ज्यादा अजीब लगती है। हालांकि होटल के बाहर रोड पर भी एक कैमरा था तो वो अपने कांस्टेबल से उसकी रिकॉर्डिंग लाने के लिए बोलती है कि शायद वहाँ पर कुछ तो पता चलेगा। अब कांस्टेबल जो होता है वो कल्पना को रिकॉर्डिंग दिखाता है तो उसमें बानी डर कर भाग रही होती है और वो डर के होटल आई थी और स्टार्टिंग में हमने भी ऐसा ही देखा था। और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में पृथ्वी का नंबर भी मिलता है जो कि अभी ऑफ था और ये चीज भी हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही देख चुके थे।
खैर अब वो बानी के घर जाती है जहाँ पर वो उसके पिता से थोड़ा उसके बारे में पूछती है और पृथ्वी के बारे में बात करती है, लेकिन वो पृथ्वी के बारे में जानते तक नहीं थे। अब तभी कल्पना को बानी का रूम चेक करने पर एक कार्ड मिलता है जिस पर आत्मा लिखा हुआ था। इसके बारे में उसके पिता बताते हैं कि यहाँ पर वो मेंटल हीलिंग के लिए जाया करती थी और उसको आराम भी मिल रहा था। कल्पना अभी के लिए यहाँ से चली जाती है, लेकिन हम बानी की माँ को देख पाते हैं जिनको भी कोई मेंटल हेल्थ इशू था और उनको बानी के रूम के अंदर जो क्लोजेट था वहाँ से वो किसी को बाहर बुला रही होती है, लेकिन किसको ये हमको पता नहीं चलता। खैर तभी हम जय को देख पाते हैं जो कि अंधेरे के बारे में सर्च करता है कि क्या अंधेरा जिंदा हो सकता है। तो उसको एक ऑनलाइन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और व्लॉगर रूमी का वीडियो मिलता है। अब रूमी जो होती है उसने एक नया व्लॉग चैनल बनाया हुआ था जिसका नाम है इनटू द डार्कनेस और वो ये कहती है कि अब ये अंधेरा नॉर्मल नहीं रहा, असल में ये पैरानॉर्मल है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वो आगे ये भी कहती है कि जब जब कुछ बुरा होता है, लाइक कोई महामारी आती है, कोई हादसा होता है या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि डेट्रॉइट राइट्स के टाइम पर बहुत ही खतरनाक डीमन था और ऑस्ट्रेलियन बुशफायर के टाइम पर क्राम्पस डीमन था और ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं जो कि दुनिया भर में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई डीमन इन्वॉल्व रहता है। और क्राम्पस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर अब वो ये कहती है कि उसका सिक्स्थ सेंस ये कहता है कि अभी मुंबई के अंदर ऐसा ही कोई इविल मौजूद है और वो अपनी ऑडियंस को कमेंट कम्युनिटी कॉल से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलती है। तो जय कम्युनिटी कॉल पे उसको ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब कुछ मेंटल इलनेस होती है। तो वोल्टा उसको झाड़ देती है, हालांकि जय खुद इसे अब इलनेस नहीं मान रहा था, उसको भी यकीन था कि कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है। खैर अब हम रूमी के बारे में और जान लेते हैं। तो वो अकेली रहती है और उसके परिवार वाली लाइफ जो है ना वो ठीक नहीं है। खैर अब जय अपने घर पर आता है जिसके रूम के अंदर हम अंधेरे को फैलता हुआ देखते हैं और बानी की स्पिरिट एक विच की तरह उसे हॉन्ट करती है, जिससे कि उसकी नींद खुल गई थी। ऐसे ये एक बुरा सपना था या फिर सपना नहीं भी था, क्योंकि लास्ट नाइट ही स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होने लगी थी जो कि अंधेरे के आने पर ही हुआ करती, या फिर ये कहा जाए कि उनके बंद होने पर अंधेरा आया करता था। मीनवाइल पुलिस ऑफिसर कल्पना जो होती है वो आत्मा हीलिंग सेंटर जाती है, जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर चैतन्य शर्मा मिलता है और वो उसे चीफ वेलनेस कंसल्टेंट आयशा से मिलवाता है। अब आयशा ये बताती है कि बानी पिछले 4 महीने से यहाँ पर नहीं आई है और पृथ्वी के बारे में पूछने पर वो ये कहती है कि उसे तो बानी ही जानती होगी। खैर वो इस जगह के बारे में और बताती है कि ये थेरेपी मेडिटेशन नहीं है, बल्कि ये ATEM है, यानी कि एडवांस टेक एनेबल्ड माइंडफुलनेस। और यहाँ पर हम कल्पना को नोटिस करते हैं जो कि आयशा से काइंड ऑफ अट्रैक्ट सी हो रही थी और उसे कुछ अच्छे मोमेंट्स भी याद आते हैं। खैर अभी कांस्टेबल जो होता है वो कल्पना को बताता है कि पृथ्वी का एड्रेस मिल चुका है, तो वो उसके घर के लिए निकल जाती है। मीनवाइल हम जय को देखते हैं जो कि रूमी को टेक्स्ट करता है कि क्या अंधेरा जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसने खुद अंधेरा देखा है। इस पर रूमी उसे एक न्यूज क्लिप भेजती है जिसमें बानी के पेरेंट्स इंटरव्यू दे रहे थे और बानी की माँ कहती है कि अब बानी वापस नहीं आएगी क्योंकि अंधेरा उसको ले गया है। और यहाँ पर बानी की फोटो देखकर जय परेशान हो जाता है, क्योंकि शॉकिंगली यही वो लड़की है जिसे वो अपने भयानक ख्वाबों के अंदर देख रहा था। खैर अब तक कल्पना जो होती है वो जय और पृथ्वी के घर पर आ जाती है, जिसको जय ही रिसीव करता है और वो उसे बानी की फोटो दिखाती है, जिसको देखकर जय शॉक्ड हो गया था और कल्पना इस चीज को नोटिस कर लेती है। खैर अब तक जय की माँ घर आ गई थी, जिनसे वो ये कहती है कि बानी गायब हुई है, जिसमें शायद पृथ्वी का हाथ हो सकता है। तो वो ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 22 जून से वो कोमा के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे वो लोग देख कर भी आते हैं। अब यहाँ पर हमको एक और डॉट मिलता है कि एक तो पृथ्वी का एक्सीडेंट 22 को हुआ था और बानी पर अंधेरा 23 को आया, यानी कि जो कुछ भी हुआ था उसमें पृथ्वी का हाथ नहीं लग रहा था। खैर अब कल्पना बानी की आखिरी CCTV फुटेज चेक करती है और उसे अब अपना भी कोई ट्रॉमा याद आ जाता है, जो कि हम भी याद रखेंगे। मीनवाइल जय रूमी से मिलता है और उसको बताता है कि उसने अंधेरे को देखा है। 22 की रात को उसके भाई का हादसा हुआ था और तब पहली बार उसने अंधेरे को देखा, जो कि पृथ्वी को अपने अंदर खींच रहा था, लेकिन जय ने उसको पकड़ कर रखा हुआ था और अंधेरे से तभी एक डार्क क्रीचर भी पृथ्वी को खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन जय की पकड़ कम नहीं होती, तो वो पृथ्वी को बाहर खींच लेता है। यानी कि यहाँ पर हुआ ये था कि पृथ्वी भी खत्म ही होने वाला था बानी की तरह, लेकिन यहाँ जय ने अपने भाई को एटलीस्ट बचा लिया था। यानी कि फिलहाल वो कोमा में तो था, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर एक चांसेस थे। खैर अब 23 की रात से उसे बानी के ही नाइटमेयर्स आ रहे हैं और रूमी अभी इन सब बातों पर कुछ नहीं बोलती। खैर अब जय घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी कार को देखता है जिसमें पृथ्वी उसे हॉन्ट करता हुआ मिलता है और यही डरावना रूप बानी को भी दिखाई दिया था, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे। यानी कि वो रियल पृथ्वी नहीं था, क्योंकि 23 से पहले 22 को तो उसका हादसा हो चुका था। तो यहाँ पर उसे उसका इविल रूप ही परेशान कर रहा था, या फिर ये कहें कि अंधेरे ने उसका रूप लिया हुआ था। अब पृथ्वी का इविल रूप ये कहता है कि जय खुद से झूठ बोल सकता है, सबसे झूठ बोल सकता है, लेकिन अंधेरे से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अंधेरा सब जानता है। और अब बानी भी उसे हॉन्ट करने लगती है, जिसके साथ ही ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो सेकंड एपिसोड शुरू होता है एकांत चाइल्ड शेल्टर नाम की एक जगह को दिखाते हुए, जहां पर हम उमर नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसे वार्डन बहुत पीट रहा था क्योंकि उस बच्चे ने अपने बिस्तर पर सुसु कर दिया था। अब उस बच्चे को यहाँ के दूसरे कुछ बच्चे भी अब्यूज कर रहे होते हैं और इसी फैसिलिटी पर तभी हम एक आदमी डेरियस को आता देखते हैं जो कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो अपनी टीम और इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो लोग सभी बच्चों के सर पर एक हेडसेट जैसी चीज लगा देते हैं जिससे सब बच्चे एक ट्रांस जैसी स्टेट में चले गए थे और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। लेकिन जब वो उमर को देखते हैं तो वो बेहोश नहीं हुआ था और सिस्टम पर उसके दिमाग की गामा वेव शो हो रही होती हैं जो कि काफी ज्यादा हाई जा रही थी। अब वो आदमी किसी को कॉल करके बोलता है कि उसे अपना सब्जेक्ट मिल चुका है जो कि उनके लिए परफेक्ट रहेगा और वो उमर को अपने साथ ले जाता है। एनीवेज इसके बाद हमें जय को दिखाया जाता है जिसे बानी के नाइटमेयर्स फिर से हॉन्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी का भी एक डार्क वर्जन उसको बार बार दिख रहा था। खैर उसे आज रूमी से मिलने जाना था तो वो निकल जाता है और दूसरी ओर हम कल्पना को देखते हैं जिसे नायक प्रेशराइज कर रहा होता है कि वो केस को जल्दी से क्लोज करके फाइल पे साइन कर दे। और तो और वो पृथ्वी का फोन और लैपटॉप चेक कराने के लिए लेकर गई थी, लेकिन हायर ऑफिशियल्स के ऑर्डर के चलते साइबर सेल के अंदर इन चीजों को ओपन करने से ही उसे मना कर दिया जाता है, जिससे कि कल्पना काफी परेशान हो जाती है कि आखिर कौन है जो कि बहुत कुछ छुपाना चाहता है क्योंकि ये केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मीनवाइल हमें कल्पना के उस ट्रॉमा को थोड़ा सा और दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की को बार बार देखा करती और उस लड़की को गांव के बहुत सारे लोग मुंह पे कालिक लगाकर ह्यूमिलेट कर रहे थे, जिसको सोचकर कल्पना काफी दुखी हो जाती है और परेशान रहने लगती है, जिसके चलते उसे एक बार तो वेलनेस थेरेपी के लिए आत्मा हीलिंग जाने का ख्याल आता है। अब पहले तो वो कमिश्नर के पास जाती है जो कि पुलिस एकेडमी में उसके टीचर और मेंटर भी थे, जिनसे वो अनऑफिशियली साइबर सेल को टैबलेट ओपन करने के ऑर्डर्स करवाती है। तभी पृथ्वी की हालत जो थी वो ठीक नहीं हुई थी और उसकी माँ सरिता जो होती है काफी परेशान हो जाती है, जिन्हें डॉक्टर समझाते हैं कि वो परेशान ना हो। और पृथ्वी जो है वो उनके इस कॉलेज का बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट रहा था तो उसे वो लोग अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। मीनवेल रूमी को दिखाया जाता है जिससे मिलने जय आ जाता है और वो दोनों बानी के घर जाते हैं। खैर अब वहाँ पर वो बानी के पिता से बात करते हैं जो कि ये बताते हैं कि जब से बानी गई है तब से ही उसकी माँ शांत सी हो गई है और लोगों का कहना है कि वो डिप्रेशन में है। अब जय बानी की माँ से बात करता है और ये बोलता है कि क्या बानी को भी अंधेरा दिखाई देता था और क्या उसके भाई पृथ्वी का बानी से या फिर इन दोनों का ही अंधेरे से कोई संबंध है। तो वो ये कहती है कि अंधेरा तो जय को भी दिखाई देता है और वो खुद के बारे में बताती है कि उनको भी अंधेरा दिखाई दे रहा है। और अब वो बचपन वाली बानी को हर जगह देखती रहती है और आखिरी एपिसोड में उसे ही वो क्लोजेट से निकाल कर लेकर आई थी। इसके बारे में हमें उस वक्त बताया नहीं गया था। अब बानी की माँ बानी के गायब होने से पहले उसकी कहानी बताती है कि उस रात उनकी अचानक नींद खुल गई थी और उन्हें कुछ आवाज आ रही थी, तो उन्होंने बानी का रूम देखा लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। वो बाहर खड़ी हुई थी और वो उसके पास जाती है तो वो गौर करती है कि बानी अकेले ही हंस रही थी, बड़बड़ा रही थी और यहाँ पर बानी को अपना ही चाइल्ड फॉर्म दिखाई दे रहा था। अब बानी का वो बच्चा वाला रूप जो होता है वो बानी को स्विंग पर लेकर जाता है, यानी कि झूलने वाले झूले पर, जहाँ पर वो होश में नहीं होती तो वो एक पोल से टकराने वाली तो दोस्तों वाली थी, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसको बचा लिया और बानी की माँ को अभी वो अंधेरा दिखाई देता है जो कि बानी के पीछे पड़ा हुआ था। खैर प्रेजेंट टाइम में वो ये बताती है कि ये अंधेरा सबको खा जाएगा और उनके हस्बैंड उन्हें सुलाने ले जाते हैं। खैर जय को यहाँ पर कुछ अजीब सा आभास हो रहा था और रोमी को भी कोई ना कोई पैरानॉर्मल रीडिंग मिलने लगती है। अब जय बानी के रूम में जाता है तो एक फिगर उसे अंदर खींच लेता है, जहाँ पर वो बानी की उस चाइल्ड फॉर्म को अंधेरे में बैठा हुआ दिखता है और वो डिफॉर्म्ड बानी भी बैठी हुई थी। खैर अब तक रूमी वहाँ पर आकर क्लोजेट को ओपन कर देती है, जहाँ पर जय होश में आता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो रखी थी तो वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और कल्पना जो होती है उसका कांस्टेबल उनको फॉलो कर रहा होता है। खैर तभी हम बानी के घर पर उसकी माँ को देखते हैं जिसके पास में बानी का वो चाइल्ड फॉर्म था, साथ ही साथ उसके साथ वो बानी वाला रूप था जिसका कोई फेस नहीं था। तभी हमें कल्पना को दिखाया जाता है जो कि आयशा से मिलती है और स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो सेशन करने के लिए कहती है, तो आयशा उसे शाम में सेशन करने के लिए बोल देती है। खैर अब कल्पना जो होती है वो आयशा के अपनेपन से उसकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो रही थी। बेसिकली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो लेस्बियन है। खैर अब तक उसे कांस्टेबल का कॉल आता है जो कि ये बताता है कि पृथ्वी का टैबलेट ओपन हो चुका है और उसके अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। खैर अब ये दोनों डॉक्टर सावंत के पास जाते हैं, जहाँ पर रिपोर्ट्स को रीड करने पर वो ये बताते हैं कि ये तो किसी मेडिकल ट्रायल के डोसेज चार्ट्स हैं और इसमें कुछ ड्रग्स इस्तेमाल हुए हैं जिसमें कुछ
कुछ ड्रग्स हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो मिल ही नहीं सकते। साथ ही साथ एक एक्स ड्रग कैटा C13Z भी शामिल है जो कि एक बैंड ड्रग है जो कि हिप्नोसिस के काम आता है, जिसमें पेशेंट को जो बोला जाए वो उसको सच मान लेता है। और ये ट्रायल्स कैसे हैं ये तो उसको नहीं पता। खैर कल्पना यहाँ पर 2 पॉइंट्स निकालती है। एक तो ये कि शायद पृथ्वी कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और दूसरा कि उन्हें जय को भी ट्रेस करना होगा क्योंकि वो बानी के घर गया था। अब यहाँ रिपोर्ट में एक पेशेंट को पेशेंट एक्स लिखा गया था, वहीं दूसरे का नाम होता है जूड रोजारियो, और कल्पना अब इसी जूड के बारे में पता लगाने लगती है। मीनवाइल रूमी जय को अपने घर लाती है और अभी रूमी के मामा भी उससे मिलने आए हुए थे, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अजीज ही हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि रूमी की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी माँ के साथ कुछ इश्यूज थे जिसके चलते उसकी लाइफ खत्म हो गई थी, या फिर ये कहें कि तबाह हो गई थी। खैर अब डॉक्टर अजीज उससे ये कहते हैं कि जय बीमार है और उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, लेकिन रूमी को उनके ट्रीटमेंट पसंद नहीं थे क्योंकि वो उसकी माँ को ठीक नहीं कर पाए थे, तो वो उनसे बहस करने लगती है। खैर अब वो जय की माँ सरिता के पास आते हैं जो कि आखिरी नाइट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें जय किसी से डर रहा था, और हम तो जानते हैं कि वो अंधेरे से डर रहा था, लेकिन ये बात इन दोनों को ही नहीं मालूम। और अजीज ये कहते हैं कि जय को हेलुसिनेशंस होते हैं जिनमें वो खुद को हार्म भी कर सकता है, और पृथ्वी के कोमा वाले स्टेट की वजह से उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए ये कहना साफ था कि उसके बचने के चांसेस, रिकवरी के चांसेस काफी कम थे, और अगर पृथ्वी बिना मेडिसिन के ठीक नहीं हुआ था तो यहाँ पर जय भी ठीक नहीं हो पाएगा। खैर तभी जय को रूमी के घर पर होश आता है और वो वॉल पर भूत, प्रेत, जिन, पिशाच की पेंटिंग्स देखकर डर गया था। लेकिन जो रूमी होती है वो उसको ये बताती है कि ये तो खाली उसके रिसर्च का मटेरियल है और इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें कल्पना को दिखाया जाता है जो कि आत्मा हीलिंग सेंटर आती है, लेकिन यहाँ से हम डेरियस को जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर ओमर भी था जिसके बारे में चैतन्य आयशा को बताता है कि ये एक शेल्टर से यहाँ पर आया है जहाँ पर उसे बुली करा जाता था। यह डिस्टर्ब्ड है जो कि अडॉप्ट होने वाला है और तब तक वो यहाँ पर रहेगा। खैर आयशा ओमर से बात करती है और कल्पना ये देख रही थी। मीनवाइल रूमी जय का हाथ देखती है जिस पर फिंगर मार्क्स थे, और जय ये बताता है कि ये बानी के पकड़ने की वजह से हुए होंगे क्योंकि वो उसे अंधेरे में खींच रही थी, लेकिन उसे ये सच नहीं लगता। जिस पर रूमी ये कहती है कि सच या झूठ की बात नहीं है, और बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लाइक ग्रेविटी, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर तो बानी को उसने देखा भी है, फील भी किया है, और बात सच झूठ की है ही नहीं, बल्कि ये है कि ये सब हो क्यों रहा था और यहाँ पर आखिर होने क्या वाला है। खैर अब वापस कल्पना को दिखाया जाता है तो उसे आयशा सेशन के लिए ले जाती है और उसको एक हेडसेट पहनाकर रेस्ट करने के लिए कहती है, और ये हेडसेट स्टार्टिंग वाले से थोड़ा अलग था। खैर वो उसे सुकून में उसकी यादों में जाने के लिए बोलती है, और कल्पना अब अपनी गर्लफ्रेंड को याद करती है और वो दोनों एक रिश्ते में थी। अब तभी कल्पना जो होती है वो इससे डर कर जाग उठती है, जो कि ये कहती है कि उसने अंधेरा देखा है, लेकिन आयशा ये कहती है कि ये अंधेरा ही उसे दूर भगाना है, तो वो उससे बिल्कुल डरे नहीं बल्कि उसका सामना करे। तो वो फिर से ट्रांस में जाती है। अब हमको कल्पना की यादों के जरिए पता चलता है कि कल्पना और उसकी गर्लफ्रेंड के अफेयर के बारे में गांव वालों को पता चल गया था, जिसके चलते उन्होंने उनकी काफी बेइज्जती करी थी, जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद को ही खत्म कर लिया, और इस चीज से कल्पना टूट गई थी जिसे आयशा संभालती है। और अब तक कल्पना आयशा को पूरी तरह से पसंद करने लगी थी, तो वो उसको किस कर देती है और आयशा भी उसका साथ देती है, यानी कि उन दोनों को ही एक दूसरे से आकर्षण था। मीनवाइल जय को घर पर उसकी माँ समझाती है कि वो हेलुसिनेट करने लगा है, और उसके हाथ पर चोट देखकर वो ये कहती है कि ये उसने खुद ही किया होगा, लेकिन जय कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि कुछ और है। अब वो उसे आखिरी नाइट का सीसीटीवी वीडियो दिखाती है जिसके अंदर वो ये देखता है कि वो अपने आप ही डर रहा था। वहाँ पर कोई कार भी नहीं थी, जिस पर वो ये कहता है कि वो कार को ही कवर करने गया था, लेकिन उसकी माँ समझाती है कि उनके पास कार है ही नहीं क्योंकि उस हादसे के बाद से वो घर आई ही नहीं थी। अब जय कार देखने जाता है तो सच में वहाँ पर कोई भी कार नहीं होती, जिसके चलते वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसको रियलिटी और इल्यूजन और सपनों में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। खैर अगले सीन में हम उसको एक एक्सपेरिमेंट चेयर पर देखते हैं जहाँ पर वो ट्रांस में था, और उसके सर पर वही हेडसेट लगा हुआ था जो कि अभी आयशा ने कल्पना को पहनाया था। और यहाँ पर जय के सामने पृथ्वी ही था, और जय खुद को एक प्यारी सी दुनिया में पाता है जहाँ पर अंधेरा उसके पास आ रहा था, और पृथ्वी ये कहता है कि वो इस दुनिया को एक्सेप्ट कर ले। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है जूड नाम के ही आदमी से, और जूड नाम हम आखिरी एपिसोड से समझ चुके हैं और उसको सभी लोग ढूंढ रहे थे, स्पेशली कल्पना। खैर जूड किसी लड़की के ऊपर नजर रख कर खड़ा हुआ था और उस लड़की की माँ उसे घर ले जाती है, तो जूड इससे परेशान हो जाता है मानो कुछ बहुत ही बड़ा काम रह गया हो।
खैर अब वो एक कॉमिक को लेने जाता है जिसे शॉपकीपर भगा देता है क्योंकि वो हमेशा एक ही कॉमिक मांगता रहता जो कि यहाँ पर आती तक नहीं थी और वो हमेशा उसे लेने वहाँ पर पहुंच जाया करता और उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट था, इतना ज्यादा कि वो 10 से 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दुकानदार को देकर रखता था। वो बार बार अपना फोन देख रहा होता है जिस पर उसने एक टाइमर सेट किया हुआ था कि शाम कब होगी, क्योंकि उसे सनसेट से पहले अपने घर जाना था। खैर वो बहुत ही जल्दी में कैब करता है जो कि एक टनल के नीचे से जाती है और अब अंधेरा होता है तो उसे भी अंधेरा हॉन्ट करता है, मतलब कि जूड भी अंधेरे का शिकार था, वो उसको देख सकता था। लेकिन जूड इस अंधेरे से काफी ज्यादा फेमिलियर था और वो उससे बचने के लिए हमेशा अपने पास एक लाइट और एक छाता रखता था जिस पर लाइट लगी हुई थी। अब वो घर आता है और जल्दी ही अपने रूम में जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर उसने थोड़ी अलग टाइप की लाइट्स रखी हुई थी। वो अपनी डॉल जिसे वो हर टाइम अपने पास रखता था उसे निहारने लगता है। खैर अब तभी हम जय को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर था और आज पृथ्वी का बर्थडे होता है और उसका हॉन्टेड रूप जय को नाइटमेयर्स में हॉन्ट करता है जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। अब अगले सीन में वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो पृथ्वी को विश करती है, केक कट करती है, लेकिन जय का मन नहीं लग रहा था तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब तभी हम कल्पना को देखते हैं जो कि आयशा के घर पर जागती है और इन दोनों का रिश्ता काइंड ऑफ शुरू हो गया था, वो इंटीमेट हो चुकी थी, लवली पिक्चर्स भी क्लिक कर चुकी होती हैं कि तभी कल्पना को कॉल आता है और वो एक क्राइम सीन पर जाती है। ये क्राइम सीन असल में बानी के घर का होता है जहाँ पर उसके माता पिता की लाश पड़ी हुई थी और माहौल देखकर कल्पना समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। बानी की माँ ने खुद को खत्म कर लिया होगा लेकिन उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। खैर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ अपना आपा खो चुकी थी और खुद की नस काट कर खुद को खत्म करने लगती है। साथ ही साथ ये भी कहती है कि कोई नहीं बचेगा, ये अंधेरा सबको खाएगा। अब बानी के पिता जो होते हैं वो उनको बचाने के चक्कर में थोड़े से घायल हो जाते हैं और अब तभी उनको भी बच्ची बनी बानी दिखाई देती है जो कि चाकू की तरफ पॉइंट करती है तो उसके पिता खुद को खत्म कर लेते हैं। तो अब हमको समझ में आया कि यहाँ पर उसके पिता ने खुद को खत्म क्यों किया। बेसिकली कोई तो ऐसी फोर्स है जो कि करने पर मजबूर कर रही थी। अब प्रेजेंट टाइम में कल्पना ये कहती है कि आखिरी रात जैन से मिला था तो अब उसे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाए। तभी हम जय को क्लास में देखते हैं जहाँ पर उसके टीचर समझा रहे होते हैं कि इंसानों की जिंदगी में होने वाले हर इवेंट उनके दिमाग में इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स के जरिए एक रिएक्शन होता है। इसको ERP यानी कि इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल कहते हैं। ब्रेन वेव्स के अंदर न्यूरल कोड्स होते हैं जिनके जरिए ही हम अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसको एक तरह का वोल्टेज फ्लक्चुएशन कह सकते हो, उसके जरिए ही इमोशंस होते हैं। अब क्लास के अंदर फिर से जय को पृथ्वी का एक इविल वर्जन हॉन्ट करता है जिससे वो काफी परेशान हो गया था। क्लास खत्म होने पर वो टीचर से बात करता है और ये पूछता है कि अगर ब्रेन वेव्स के इम्बैलेंस से डिप्रेशन होता है तो क्या इस इम्बैलेंस को कंट्रोल करने से वो ठीक नहीं हो सकता। जिस पर टीचर कहते हैं कि इन थियोरीज यस, लेकिन किसी ने इसको ट्राई नहीं किया है। अब जय यहाँ पर TMS के बारे में बात करता है यानी कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के बारे में। तो टीचर ये कहते हैं कि हाँ वो ट्रीटमेंट तो है लेकिन उसका सक्सेस रेट कंप्लीट नहीं है। बेसिकली नर्व सेल्स को ट्रिगर करना या फिर ये कहें कि स्टिमुलेट करना जिससे कि डिप्रेशन दूर हो सके। जय कहता है कि पृथ्वी ने एक्सीडेंट से पहले बताया था कि वो कोई रिसर्च कर रहा था और क्या वो ऐसे किसी फील्ड में काम कर रहा था। इस पर टीचर कहते हैं कि उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। खैर अब तक पुलिस कॉलेज आ जाती है और जय को साथ ले जाती है। तभी हम आयशा को देखते हैं जो कि आत्मा हीलिंग सेंटर आई हुई थी और आज उमर को किसी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वो इसके लिए मना कर रहा होता है। तो चैतन्य ये कहता है कि ट्रीटमेंट जरूरी है तो आयशा उमर को समझाकर चैतन्य के साथ भेज देती है। अब एक इंटरेस्टिंग सीन आता है जो कि हमको ये दर्शाता है कि जूड के लिए ये कॉमिक कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो इस कॉमिक के ऑथर कनिष्क गुप्ता के पास तक चला जाता है जो कि एक कॉमिक फेस्ट के अंदर थे। वो वहाँ पर बार बार उनसे विनती करता है कि वो इसकी कॉपी उसको दे दे, लेकिन ऑथर ये बोलता है कि ये तो आउट ऑफ प्रिंट हो रखी है और उसके पास ये नहीं है। वो बार बार गाली देने लगता है लेकिन फिर भी उसके हाथ ये कॉमिक नहीं लग पाती। तभी जय को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर रूम भी आ गई थी। अब कल्पना जय से पूछताछ करती है जहाँ पर वो अंधेरे के बारे में बताने लगता है कि वो जिंदा हो चुका है, ईविल है और वो लोगों को हॉन्ट करता है और फिर वो खुद को खत्म कर लेते हैं। कल्पना इन बातों पर यकीन नहीं करती और उसे पृथ्वी के टैबलेट से मिली वो मेडिकल ट्रायल रिपोर्ट्स दिखाती है और कहती है कि पृथ्वी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व था और इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 लोग शामिल थे जिनके नाम हैं जूड, बानी और पेशेंट एक्स। जिस पर जय ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बस डिप्रेशन ट्रीटमेंट कर रहा था और ये वो जानता है क्योंकि वही खुद पेशेंट एक्स है। जी हाँ, जय खुद ही पेशेंट एक्स था। वो आगे बताता है कि एक हाईटेक लैब है जहाँ पर पृथ्वी उसे छुपा कर ले जाया करता था क्योंकि उसके पास जय को ट्रीट करने की परमिशन नहीं थी। वहाँ पर एक मशीन है जिस पर बैठने पर लोग ट्रांस यानी कि हिप्नोसिस में जाते थे और ऐसे वो ठीक हो सकते थे और वो उस जगह को बाहर से नहीं जानता लेकिन अंदर से पहचान लेगा और उसे सच में नहीं पता था कि बानी इसका हिस्सा थी। खैर इसी बीच पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोग लड़ने
लगते हैं तो कल्पना उनके पास चली जाती है। तब तक रूमी केस फाइल की फोटोज को क्लिक कर लेती है। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं और जय ये कहता है कि बानी उसे हॉन्ट क्यों कर रही है, क्या सच में पृथ्वी ने उसके साथ कुछ गलत किया था। इस पर रूमी कहती है कि अगर ऐसा होता तो उसकी माँ को भी वो हॉन्ट कर रही होती और उन्हें कुछ पता चल सकता है होटल से, जहाँ की फोटो केस फाइल से वो लेकर आई है। इसको देखकर जय कहता है कि उसने ये जगह पहले भी देख रखी है और ये तो वही विंडो है जिससे बानी ने उसके नाइटमेयर में जंप किया था। मीनवाइल कल्पना को जूड के बारे में पता चलता है, जिस पर 2017 का साइबर फ्रॉड का एक केस था और वो उसकी वाइफ से मिलती है जो कि अब उससे डिवोर्स लेकर अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। और एपिसोड की शुरुआत में जूड अपनी बेटी को ही देखने आया था जिसे वो बहुत मिस करता है और वो डॉल असल में उसकी बेटी की ही थी और जो उसके लिए काफी खास थी। खैर अब बातों ही बातों में कल्पना को ये पता चलता है कि नायक भी जूड को ढूंढ रहा है, लेकिन क्यों उसे इस बारे में नहीं पता था। सबसे बड़ी बात कि अगर उसे जूड और बानी के कनेक्शन के बारे में पता था तो उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। अब तभी हम आयशा को देखते हैं जो कि उमर से बात करती है, जो कि ट्रीटमेंट से वापस आ गया था। वो ये बताता है कि वहाँ पर एक लाइट वाली चेयर थी और ट्रीटमेंट के बाद उसे गार्डन में एक नया दोस्त भी मिला था और ये चेयर जिसकी बात हो रही है वही एक्सपेरिमेंट वाली चेयर है। खैर अब हम जय और रूमी को उसी होटल के बानी वाले रूम में देखते हैं, जहाँ पर रूमी ये कहती है कि मरने के बाद कुछ टाइम तक स्पिरिट अपने मौत वाली प्लेस पर ही रहती है, तो वो बानी से बात करने की कोशिश करेंगे और वो सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही होती है। अब रूमी जो होती है वो बानी की स्पिरिट को बुलाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। खैर अब जय और रूमी थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर रूमी जय को अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो एक रिसर्च साइंटिस्ट हुआ करती थी और उसका भाई 2 साल की उम्र में बीमारी से गुजर गया था और उसकी माँ को डिस्थाइमिया था, जिसके चलते वो इस लॉस को हैंडल नहीं कर पाई। वो अक्सर कहती थी कि उन्हें कोई डीमन हॉन्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और अजीज ने उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था और फिर आगे एक फायर हादसे के अंदर उनकी मौत हो गई। अब यहाँ रूमी अपनी माँ को लेकर काफी इमोशनल हो जाती है, जो कि वॉशरूम जाती है और जय अपने भाई पृथ्वी को सोचकर इमोशनल हो गया था कि तभी उसे रूम के अंदर बानी का भूत दिखाई देता है। हम मिरर से बाहर आते ईविल जय को भी देख पाते हैं और इसे ईविल जय या फिर कुछ और कहने से बेहतर है कि इसको हम एक साया कहेंगे, क्योंकि वो अंधेरे से आया था। अब तभी जय जो होता है वो बानी के भूत को देखता है जो कि खिड़की से बाहर गिर जाती है और जय के अंदर का जो ईविल डार्क साया होता है वो रियल जय को होटल के बाहर लेकर जाता है। अब जब रूमी रूम के अंदर वापस आती है तो उसे जय कहीं नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात कि कल्पना भी यहाँ पर आ गई थी। अब जय को पृथ्वी दिखाई दे रहा होता है जो कि उसे बुला रहा था और अब जय बेसुध सा सड़क के बीच में आ जाता है जहाँ से वो बच भी सकता है, लेकिन उसका साया उसे एक बस के आगे ले जाने लगता है और हम जूड को भी देखते हैं जिसे जय के विजन साफ साफ आ रहे थे, जैसे कि जय को बानी के लिए आए थे। अब तभी कल्पना और रूमी जय को ढूंढ लेते हैं और कल्पना जय को बचा तो लेती है, लेकिन तभी जाकर पहली बार वो भी जय को टच करके उस अंधेरे को देख पाई थी, यानी कि जो कुछ भी था वो रियल में था। अब जय को कल्पना उसके घर छोड़ देती है और रूमी कल्पना से बात करती है कि जय को छूते ही उसे कुछ महसूस हुआ था और असल में ये अंधेरा जय के पीछे है, ना कि बानी उसके पीछे। और हम तभी जूड को देख पाते हैं जो कि जय की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। अब जय अपने रूम में था जिसका लैपटॉप और मोबाइल ग्लिच कर रहा था और उसको एक आवाज सुनाई देती है कि वो कल 10 बजे तैयार रहे। तभी रूमी अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर वॉइस नोट्स को स्टडी कर रही होती है, जिसे एक वर्ड लो फ्रीक्वेंसी पर बार बार रिपीट होता हुआ सुनाई देता है, जो कि था आत्मा आत्मा आत्मा। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है उमर को दिखाते हुए, जिसके साथ आखिरी एपिसोड में एक्सपेरिमेंट या फिर ये कहें कि ट्रीटमेंट करा गया था, जो कि खुद को एक हेवन जैसे गार्डन में पाता है जहां पर उसे उसका साया मिलता है। और आखिरी एपिसोड में उसने कहा था ना कि गार्डन में उसका फ्रेंड मिला था, तो वो ये फ्रेंड यही है। खैर अब रियल टाइम में उसको उस एक्सपेरिमेंट चेयर पर ही देखते हैं और अब सीन सीधा डेरियस पर आता है, जो कि एक बोर्ड मीटिंग में आता है और हमने डेरियस को पहले देखा था। तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसकी कंपनी का नाम है उबर लाइफ फार्मा, इसका ओनर है मधु उबराय। अब आज बोर्ड मीटिंग है जिसके अंदर वो खुद नहीं आता और वीडियो कॉल के जरिए बात करता है और डायरेक्टर सवाल उठा रहे थे कि वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चला रहा है, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, उनका लास्ट ड्रग फ्लॉप हो गया था। इस पर ओबेरॉय कहता है कि अगले साल कंपनी 1250 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगी क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। वो डिप्रेशन एपिडेमिक क्रिएट कर रहा है जिसकी दवाई भी उसकी ही कंपनी देगी और ऐसे बीमारी भी वही फैला रहा है और दवाई भी वही देगा। खैर अब तभी हम कल्पना को देखते हैं जिसको हल्के हल्के अंधेरे के विजन्स आ रहे थे और ऑफिस के अंदर उसका सीनियर गोखले उससे ये कहता है कि वो इस केस को क्लोज कर दे। इस पर वो उसे समझाती है कि इसके अंदर कुछ बड़ा है और उसे बस जूड को ढूंढना होगा और जूड का नाम सुनते ही वो हल्का सा अलर्ट हो जाता है और ये कहता है कि कल्पना के पास बस आज रात तक का समय है और कल उसे केस को क्लोज करना पड़ेगा। मीनवाइल हम जय को देखते हैं जो कि सुबह 10 बजे एक लोकेशन पर पहुंच जाता है जिसे वो ग्लिच फोन गाइड कर रहा था और उसे असल में जूड नहीं बुलाया था।
रूमी को भी जय ने बुला लिया था और जूड ये बताता है कि ये जय के साथ रात में क्या हुआ था वो जानता है, क्योंकि चेयर पर बैठने वाले लोग एक तरह से आपस में जुड़ जाते हैं। उनके साथ में क्या हो रहा है एक दूसरे को दिखाई देता है। जैसे कि बानी की मौत जय ने देखी, सेम चीज जूड ने भी देखी थी, यानी कि वो जानता है कि बानी के साथ क्या हुआ। वो आगे कहता है कि वो इस अंधेरे से बचने का एक तरीका ढूंढ रहा है, जो कि है यूवी लाइट्स, मतलब कि एक तरह से सन की लाइट। और ये उसे पता चला एक 15 साल पुरानी कॉमिक बुक सत्या द वॉरियर मॉन्क से, और इसका आखिरी पेज गायब है और अब उसे कोई कॉपी भी नहीं मिल रही है। वो आगे बताता है कि ये कॉमिक एक रियल फोक टेल पर बेस्ड है और हो सकता है कि वो कहानी सच हो, जहाँ से उन्हें अंधेरे से बचने का क्योर मिल जाएगा। और कॉमिक की कहानी के अनुसार प्रकाशगढ़ नाम के गाँव के पास एक गुफा है, जहाँ पर एक डार्कनेस मॉन्स्टर रहता है, जो कि अपने विक्टिम्स के दुख, दर्द और पीड़ा को बढ़ाकर होप्स को खींच लेता है और फिर उनको खत्म कर देता है। सेम चीज यहाँ पर लोगों के साथ हो रही थी। अब इस कॉमिक वाली बात पर जय और रूमी को यकीन नहीं होता और वो यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जय कहता है कि पृथ्वी ने जूड के साथ गलत किया, फिर भी जूड उसकी हेल्प करने आया, उसके लिए थैंक यू। इस पर जूड बताता है कि पृथ्वी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि ट्रीटमेंट के दौरान वो समझ गया था कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट डिप्रेशन को दूर करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही चीज थी। तो उसने जूड को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया, लेकिन जूड नहीं गया था। मतलब कि पृथ्वी खुद भी ये एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, बल्कि उसके ऊपर कोई सीनियर या फिर कोई तो था जो कि उसे ये सब करवा रहा था। यानी कि आज तक जय पृथ्वी को गलत समझता था, लेकिन पृथ्वी गलत था ही नहीं। खैर अब जय को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, वो पूरे टाइम पृथ्वी को ही गलत समझता रहा। अब जय जूड से पूछता है कि उसे ट्रीटमेंट के बदले जेल जाने से राहत मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा कैसे? तो वो बताता है कि जेल के अंदर आत्मा हीलिंग की वर्कशॉप हुई थी और उसे वहीं से ये ऑफर मिला था, और आत्मा वर्ड रूमी ने रात में ही उस रिकॉर्डिंग के अंदर सुना था। अब जय और रूमी यहाँ से निकल जाते हैं और हम सरिता को देखते हैं, जो कि जय को लेकर परेशान थी और वो जानती थी कि जब तक पृथ्वी कोमा में रहेगा जय खुद को ही ब्लेम करता रहेगा। तो उसे बचाने के लिए वो दिल पर पत्थर रखकर पृथ्वी के लाइफ सपोर्ट को ऑफ करने की एप्लीकेशन सबमिट कर देती है। लेकिन पृथ्वी के जो डॉक्टर्स आए होते हैं वो उन्हें थोड़ा और टाइम लेकर सोचने के लिए बोलते हैं। तभी रूमी जय को वो रिकॉर्डिंग सुनवाती है और ये कहती है कि ये बानी आत्मा आत्मा बोल रही थी, मतलब कि वो चाहती है कि जय वहाँ पर जाए, और वो जय को हॉन्ट नहीं कर रही है बल्कि उसकी हेल्प कर रही है, और शायद उनको वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट लैब भी मिल जाएगी। तभी हम कल्पना को देखते हैं, जो कि अपने कांस्टेबल के साथ एक प्लान बनाती है और ये नायक और गोखले से ये कहती है कि जूड मिल गया है, जिसे वो आज रात लेने जा रहे हैं। और ये सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और गोखले तो नायक पर गुस्सा भी करता है कि जूड उसे कैसे मिला और अब वो ऊपर क्या जवाब देंगे। मतलब कि सिंपल सा फंडा था कि पुलिस और हायर ऑफिशियल्स इन सब चीजों में मिले हुए थे। ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। अब रात को कल्पना और कांस्टेबल एक जगह तैयार हो जाते हैं कि जूड के झूठ पर कोई ना कोई तो आएगा ही जिसको वो पकड़ लेंगे। और इसी बीच कल्पना को कुछ अजीब सा फील होता है, उसे उसकी गर्लफ्रेंड का ट्रॉमा महसूस होता है और अब अंधेरा उसे परेशान करने लगा था। और वो एक कुएं को देखती है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड गिरकर खत्म हुई थी और कल्पना भी उसके अंदर गिरने वाली थी। और तभी हम अंधेरे को वहाँ पर फैलता हुआ देखते हैं, लेकिन टू आवर शॉक बानी उसे हॉन्ट करके पीछे कर देती है, जिससे कि वो होश में आ गई थी। और रियल टाइम में हम देखते हैं कि वो असल में बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली थी, यानी कि बानी यहाँ सबकी हेल्प कर रही है, ना कि वो सबको हॉन्ट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को हॉन्ट करके उनके ट्रांस स्टेट से उनको बाहर निकाल देती है। खैर बाहर हम डेरियस को आता हुआ देखते हैं, जो कि जूड को ठिकाने लगाने आया था, और वो कल्पना को देखकर समझ जाता है कि ये तो एक सेटअप है, और कल्पना भी उसको देख लेती है। अब वो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ती है, लेकिन हाथापाई में वो कल्पना को घायल कर देता है। लेकिन कल्पना ने उसके चेहरे पर नाखून मार दिए थे, साथ ही साथ उसका चेहरा भी देख लिया था। अब वो कल्पना को एक इंजेक्शन देने वाला था, लेकिन तब तक कांस्टेबल वहां आकर कल्पना को बचा लेता है और डेरियस को मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है। खैर अब अगली सुबह कल्पना गोखले को इसके बारे में रिपोर्ट करती है, तो ये सब सुनकर तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो ये भी बताती है कि डेरियस एक सिरिंज छोड़ गया था, जो कि उसने लैब के अंदर भेज दी है, और होटल के बाहर वाले सीसीटीवी के अंदर बानी के 15 मिनट बाद डेरियस भी होटल गया था। खैर अब तक सिरिंज की लैब रिपोर्ट आ गई थी और उसके अंदर शॉकिंगली जो ड्रग मिला था वो वही कैटा C13Z है, और वही हेलुसिनेशन वाला ड्रग, यानी कि वही हेलुसिनेशन पैदा करता था। वो और पता करती है कि ये ड्रग तो स्वीडन से उबर लाइफ फार्मा में आई है, और अब कल्पना जो होती है वो उबर लाइफ फार्मा की जड़ें खोदने निकल जाती है, और हम जानते हैं कि उबर लाइफ फार्मा का जो मेन बंदा था वो क्या कर रहा था। तभी जय और रूमी आत्मा हीलिंग सेंटर आते हैं, जहाँ पर रूमी जय से ये कहती है कि वो चाहे तो रुक जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर वो ये कहता है कि वो पृथ्वी को बचा कर रहेगा क्योंकि सब उसकी वजह से हुआ है।
जिस पर रूमी ये पूछती है कि आखिरकार वो हमेशा खुद को ही क्यों ब्लेम करता रहता है, और उस दिन जब वो मरने वाला था तब भी वो सॉरी पृथ्वी बोल रहा था, लेकिन ऐसा क्यों। लेकिन अभी इस बात को जय अवॉइड कर देता है, यानी कि कोई ना कोई राज था उस एक्सीडेंट वाला जो कि यहाँ पर हमें पता नहीं था। खैर अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर रूमी अलग से चेक करती है और जय थेरेपी रूम के अंदर चला गया था। यहाँ पर उसे वही हेडसेट पहनाए जाते हैं जिन्हें वो पहचान लेता है, और इससे सब हिप्नोसिस ट्रांस में जाते थे तो वो भी ट्रांस में चला जाता है, और अब उसे फिर से एक विजन आता है जिसके अंदर वो खुद रूमी का हेड ड्रिल कर रहा था, लेकिन बानी का गोस्ट उसे फिर से हॉन्ट करके जगा देता है। यानी कि बानी का जो भूत है वो नहीं चाहता कि लोग इस ट्रांस के अंदर जाएं। तभी कल्पना उबर लाइफ फार्मा में जाती है जहाँ पर वो डेरियस के बारे में पूछती है, लेकिन सब ये कहते हैं कि उसे तो कोई नहीं जानता, और सीसीटीवी फुटेज मांगने पर उसे इनकार कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि उसको वारंट के साथ आना होगा तभी वो सीसीटीवी फुटेज देख पाएगी। और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था ये सब चीजें डेरियस अपने रूम के अंदर बैठा हुआ मॉनिटर कर रहा होता है, जो कि इस चीज से थोड़ा परेशान हो जाता है, और यहीं से वो उमर के एक्सपेरिमेंट सेशंस भी मॉनिटर कर रहा था। खैर अब डेरियस जो होता है वो ओबेरॉय से कल्पना की बात करता है, तो वो ये बताता है कि कल्पना की वीकनेस से वो उसको हैंडल कर ले, यानी कि उसके डिप्रेशन से जो कि उसके पास्ट में हुआ था। तभी जय सेंटर से बाहर आता है, लेकिन एक हेडसेट वो चुरा चुका था, और वो और रूमी जूड के पास जाते हैं। अब वो लोग उसे बानी वाली रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, तो वो ये कहता है कि ये जो कॉमिक बुक है ना उसके अंदर भी मॉन्स्टर का नाम तमा है, यानी कि आत्मा तमा बिल्कुल सेम था। खैर अब ये लोग उस हेडसेट को देखते हैं जिसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे हुए थे, कुछ ब्रेन वेव्स और एक्टिविटी को रीड करने के लिए, लेकिन कुछ अलग भी था। लेकिन क्या? और ये मशीन सब कॉन्शियस तक को तो हैक कर पा रही थी, क्योंकि जय रूमी को चाहने लगा था और उसने अपने विजन्स में खुद को उसे ही हर्ट करते देखा। और ये मशीन को कैसे ही पता चला कि वो रूमी को चाहता है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो दिक्कत थी। खैर अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है उसको डिकोड करने के लिए जूड थोड़ा ट्राई करने लगता है। तभी हम उमर को देखते हैं जो कि अपने विजन्स के अंदर था, और यहाँ पर उसे एक क्लिकर भी क्लिक करना होता है जिसे कोई वॉइस गाइड कर रही थी, और थोड़े ही समय के बाद में वो वॉइस उसको जगा देती है। तो ये असल में है डॉक्टर साय, जी हाँ, जो कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू से ही रन कर रहे थे, और ये वही बंदा है जो कि पृथ्वी को देख रहा था हॉस्पिटल के अंदर, जिसने कि उसकी माँ से कहा भी था कि वो थोड़े टाइम रुक जाए। और इसी के साथ में चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।